Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome back, dear students at Aspire Group of Colleges, Shakagar. Today our discussion topic is solid. आज हमने सॉलिड के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। तो डेफिनेशन करने से पहले चैप्टर नंबर 3 में जो आपने कुछ इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, मैं वो दोबारा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ ताकि आज का टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा और इजी हो जाए। तो वहाँ आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी। तो आपने कहा था 4 स्टेट ऑफ मैटर हैं, उसमें से आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था। तो सॉलिड उसमें से एक थी। अब सॉलिड की अगर डेफिनेशन देखें तो ये ऐसा सब्सटेंस है जो हार्ड या रिजिड होता है। सॉलिड क्या है? दो सब्सटेंसेस विच आर हार्ड एंड रिजिड। और आपने एक बात पीछे ये भी कही थी कि जो सॉलिड होते हैं उनकी शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होते हैं, यानी कि उसकी शक्ल और उसका जो हुजम है, जो उसका वॉल्यूम है, वो मखसूस होता है। तो ये बात आपने पीछे भी पहले कही हुई थी कि सॉलिड हार्ड है, इसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं जिसकी वजह से ये हार्ड है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हुई तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे, ज़्यादा होंगे या शार्प होंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका ये है कि इसमें जो पैकिंग होती है वो क्लोज होती है, यानी कि जो सॉलिडस में जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। और फिर बात हमने ये भी कही थी कि इसकी वजह से कि इसमें क्लोज पैकिंग की वजह से इसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये सॉलिड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम बात करेंगे सॉलिड की टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फिस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम देखते हैं कि ये ऐसी सॉलिड की टाइप है जिसमें जो आयन है या एटम है या जो मॉलिक्यूल है ये अरेंज हुए होते हैं डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न में। मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उसमें जो एटम आयन की जो अरेंजमेंट होती है वो डेफिनेट होती है या वो मखसूस होती है, या फिर ऐसे कह लें कि उसकी जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर अरेंजमेंट है। मतलब क्या है इसका कि जो एटम और आयन है वो एक तरतीब के साथ उसके अंदर अरेंज्ड होते हैं। इस तरह की सॉलिड की टाइप को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर हम इसकी एग्जांपल की तरफ चलें तो एग्जांपल पहले इसमें हम दे देते हैं कि ये जो सोडियम क्लोराइड है जिसको आप NaCl का नाम देते हैं, और पोटाशियम क्लोराइड जिसको आप KCl का नाम देते हैं। इसके अलावा अगर आप डायमंड की बात करें तो वो भी इसी में ही फॉल करता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड फिर क्या हुए? वो वाले सॉलिड जिसमें आयन, एटम और मॉलिक्यूल डेफिनेट डायरेक्शन में या रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड हों, उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। इसकी एग्जांपल में आपने मेंशन करना है NaCl एंड KCl, या फिर डायमंड की बात भी आप कर सकते हैं। और इसको हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। अगर दोनों में डिफरेंस आ जाए तो डिफरेंस के पॉइंट्स भी आपने बनाने हैं, मैं आपको वो बाद में एक मरतबा दोबारा बता दूंगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं अमॉर्फस सॉलिड की। अगर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में कहा है कि ये रेगुलर अरेंज्ड होते हैं, तो अमॉर्फस सॉलिड में हम कहेंगे कि ये इर्रेगुलर पैटर्न है या फिर नॉट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल। इस किस्म के सॉलिड को आप क्या कहेंगे? अमॉर्फस सॉलिड। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी डेफिनेट नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि रैंडम स्ट्रक्चर होता है इसका। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, हार्डनेस भी होती है इसकी और इलास्टिसिटी भी हो सकती है इसमें। इसका मतलब क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका जो पैटर्न था वो रेगुलर था, लेकिन अमॉर्फस में जो पैटर्न था वो इर्रेगुलर है। इसकी हार्डनेस भी होगी, इस वजह से इसमें थोड़ी सी लचक भी होगी, जिसको हम कहते हैं
दे हैव बोथ हार्डनेस एंड इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज़, यानी कि इसके अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होंगी, हार्डनेस भी है और इलास्टिसिटी भी है। और अगर हम इसका कंपैरिजन करें क्रिस्टलाइन सॉलिड से, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, उनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं या फिक्स होते हैं या ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड की, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट तो हैं लेकिन उनमें शार्प या फिक्स नहीं है। दे डोंट हैव शार्प एंड मेल्टिंग पॉइंट। और इसको हम फिर कह देते हैं कि इट इज़ अ सूडो सॉलिड, जो ट्रूली सॉलिड नहीं है। और अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो वो ट्रू सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ट्रू सॉलिड, लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड हैं वो क्या हैं, इट इज़ सूडो सॉलिड। अगर हम एग्जांपल की बात करें अमॉर्फस सॉलिड में, तो वो हमारे पास ग्लास है या फिर रबर की बात कर सकते हैं आप। ये था अमॉर्फस सॉलिड। अगर आप डिफरेंस पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। पहला पॉइंट आपने यही बनाना है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें आयन एटम मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट होती है वो 3 डिमेंशनल होती है और अमॉर्फस में 3 डिमेंशनल नहीं होती, या फिर ऐसे कहने कि नॉट रेगुलर। उसके बाद आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड में कहना है कि इसके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो शार्प होते हैं। ऑन द अदर हैंड अमॉर्फस सॉलिड में आपने कहना है कि इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होते। इसमें एक पॉइंट आपने और ऐड कर लेना है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, इसकी हीट ऑफ फ्यूजन भी डेफिनेट होगी। अगर इसका रेगुलर पैटर्न है तो इसकी हीट ऑफ फ्यूजन भी क्या होगी, डेफिनेट होगी। और अगर हम अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो उसकी हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होगी। उसके बाद हम बात करें, यह पॉइंट लिखा हुआ है कि इट इज़ आ सूडो सॉलिड। अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करें तो इट इज़ आ ट्रू सॉलिड, यानी ये ट्रू सॉलिड है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अमॉर्फस सॉलिड क्या है, सूडो सॉलिड। फिर उसके बाद आपने इसकी एग्जांपल्स मेंशन कर देनी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में NaCl और KCl और डायमंड, और उसके बाद अमॉर्फस सॉलिड में आपने ग्लास और रबर की एग्जांपल मेंशन करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता था पेपर में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसमें एक छोटी सी टर्म आ रही है, व्हाट इज़ क्रिस्टलाइट्स। अब जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं ना, इसमें अगर अरेंजमेंट की बात करें तो उसका जो ऑर्डर है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता, लॉन्ग रेंज ऑर्डर एब्सेंट होता है इसमें। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर की इसमें एब्सेंस होती है, इसको हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर कह सकते हैं। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो लॉन्ग होगी और अमॉर्फस में क्या होगी, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगी। और इसी स्ट्रक्चर को फिर इसी बेस के ऊपर अमॉर्फस सॉलिड को कहेंगे कि इट इज़ आ क्रिस्टलाइट्स, यानी कि जो इसकी ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है वो रेंज इतनी लॉन्ग नहीं होती, वो शॉर्ट होती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ आ क्रिस्टलाइट्स। और एक शॉर्ट क्वेश्चन और भी है कि व्हाट इज़ सुपर कोल्ड लिक्विड, कि सुपर कोल्ड लिक्विड क्या है। इसमें आपने कहना है कि ये जो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड है इसको हम चेंज कर सकते हैं, या मैनी क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी चेंज इनटू अमॉर्फस सॉलिड, यानी कि जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अमॉर्फस सॉलिड में। किस तरह, बाय मेल्टिंग, यानी कि उसको टेम्परेचर ज़्यादा देकर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको अमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब इसको मेल्ट करेंगे, इसको टेम्परेचर ज़्यादा देंगे, उसके बाद फिर हम इसको कूल करेंगे, यानी कि पहले हम अमॉर्फस सॉलिड में को, या जो हमारे पास सॉरी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको अमॉर्फस में कन्वर्ट करने के लिए पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करेंगे। जब हीट कर देंगे तो उसके बाद कहता है अगर उसको आप फ़ौरन रैपिडली उसको कूल करें तो वो दोबारा जिस फॉर्म में कन्वर्ट होगा उसको आप कहेंगे सुपर कोल्ड लिक्विड। और इस तरह के पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर नहीं होती, लेकिन इसकी जो शेप और वॉल्यूम है वो भी नॉट रेगुलर, मतलब उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी रेगुलर नहीं होंगे, और उसके पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है वो भी रेगुलर नहीं होगी। तो इसमें फिर 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। वह पहला तो ये हो गया ना क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में क्या फ़र्क है। दूसरा ये हो गया कि फिर सुपर कोल्ड लिक्विड क्या है।
ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपने इसमें से अच्छी तरह से याद रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की, कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं ज्योमेट्रिकल शेप की, यानी कि जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उसकी ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में बात करते हैं। तो आपने पहले पढ़ा है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें जो ऑर्डर है एटम, आयन और मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट का वो रेगुलर होता है, 3 डिमेंशनल अरेंजमेंट होती है। और इसके बाद आपको एक बात और बताता चला जाऊँ कि इसमें जो फेस होते हैं, फेसेस, यानी कि जो सॉलिड है उसके जो साइड्स हैं, जो इस तरह साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो भी डेफिनेट होती हैं, और उसके जो एंगल्स हैं वो भी डेफिनेट होते हैं। मतलब क्या हुआ कि ज्योमेट्रिकल शेप में आपने क्या कहना है कि इसमें जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है, और उसमें फेसेस और एंगल दोनों के दोनों क्या होंगे, ये भी डेफिनेट होंगे, ये चेंज नहीं होते। इवन कि हम इसको पाउडर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लें। तो ज्योमेट्रिकल शेप में क्या कहना है कि इसमें जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है, और इसमें फेसेस और जो एंगल्स हैं वो डेफिनेट हैं, और ये जो फेसेस और एंगल्स हैं ये डिस्टर्ब नहीं होते, या ऐसे कह लें कि वो चेंज्ड नहीं होते। कब तक, या कहता है कि अगर आप इसको फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में भी ले लो ना, यानी कि पाउडर फॉर्म में भी ले लो, तो भी इसके एंगल या जो फेसेस हैं वो चेंज नहीं होते, ये उसी तरह के क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये था पहला पॉइंट प्रॉपर्टीज़ का, जिसको ज्योमेट्रिकल शेप का नाम दिया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसका मेल्टिंग पॉइंट्स। तो जाहिर सी बात आपने कहा कि इसके जो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट है, जो एटम आयन की अरेंजमेंट है वो डेफिनेट है, तो फिर ऑब्वियसली इसके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो भी क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे या शार्प होंगे, या ऐसे कह लें कि इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होंगे या बहुत ज़्यादा होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 की, जिसको कहते हैं क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेकडाउन होना या टूटना, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का टूटना या उसकी ब्रेकडाउन होना इनटू स्मॉलर आइडेंटिकल क्रिस्टल। तो क्लीवेज प्लेन फिर क्या हुआ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक किया जा सकता है जब उसके ऊपर एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। बात दोबारा सुन लो, क्लीवेज प्लेन में हमने क्या कहा है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, किस में, छोटे छोटे आइडेंटिकल यूनिट में या क्रिस्टलाइन यूनिट में। और कब तोड़ा जाएगा, जब हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, यानी कि जब प्रेशर अप्लाई किया जाएगा किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर तो वो छोटे छोटे स्मॉलर आइडेंटिकल क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर हम कह सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू अ स्मॉलर आइडेंटिकल क्रिस्टल्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड क्लीवेज। लेकिन क्लीवेज प्लेन क्या हुआ फिर, अब क्लीवेज प्लेन की बात करें तो वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड टूटा था, जिस प्लेन से टूटा था, जिस एंगल से टूटा था, जिस साइड से टूटा था, उसको हमने क्लीवेज प्लेन का नाम दे दिया। ये क्लीवेज प्लेन है और एक क्लीवेज है। जिस क्लीवेज का मतलब क्या है, जहाँ से वो क्लीवेज का मतलब क्या है कि टूटना, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का छोटे आइडेंटिकल यूनिट में टूटना, ये क्लीवेज है। और जिस जगह से, जिस प्लेन से, जिस एंगल से वो टूटे उसको क्या कहते हैं, क्लीवेज प्लेन। द प्लेन इन विच a crystalline solid can be broken into smaller identical crystal is called cleavage plane। तो ये थर्ड वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं एन आइसोट्रोपी की। एन आइसोट्रोपी क्या है, अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें वेरिएशंस पाई जाती हैं उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी के ऊपर, या ऐसे कह लें कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो वेरिएशन शो करते हैं किस में, फिज़िकल प्रॉपर्टी में। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करती है उसकी डायरेक्शन के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड शो वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को फिर किसका नाम देते हैं, एन आइसोट्रोपी का। तो एन आइसोट्रोपी फिर क्या हुई
कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो वेरिएशन शो करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? डायरेक्शन के ऊपर। तो सच प्रॉपर्टीज आर नोन एज एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, और इस फिनोमेना को क्या कहोगे? एनाइसोट्रोपी। तो इसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या जो थर्मल कंडक्टिविटी है, ये इसकी एग्जांपल में आपने मेंशन करना है कि ये किसकी एग्जांपल्स हैं? एनाइसोट्रोपी की। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो बच्चों जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ग्रेफाइट की वो बहुत ज़्यादा होती है। अब इसमें ना ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखें ना तो उसमें ना लेयर्स बनी होती हैं, उसमें एटम या मालिक्यूल होते हैं ना उसकी लेयर्स होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और परपेंडिकुलर भी होती हैं। अगर हम बात करें ग्रेफाइट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, कहता है कि वो ग्रेटर होती हैं इन वन डायरेक्शन, यानी कि ग्रेफाइट की जो अगर अरेंजमेंट देखें इसमें एटम आयन या मॉलिक्यूल की, तो दो तरह की है, एक पैरेलल है और एक परपेंडिकुलर है। तो एक डायरेक्शन में उसकी जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। क्यों? बिकॉज ग्रेफाइट में जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो पैरेलल फैशन में इजीली मूव कर सकते हैं। तो अगर तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव करें तो उसको ही आप करंट कहते हैं ना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि इसमें से जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली पास आउट हो जाती है। तो इसमें बात करने का मतलब ये है कि जो पैरेलल लेयर होगी ग्रेफाइट की उसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो इजीली होगी। इस वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेफाइट में पैरेलल फैशन में ज़्यादा होगी। अगर हम परपेंडिकुलर में देखें तो उसमें इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है या जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इतनी जल्दी से उसमें मूव नहीं कर सकते। तो ये आपके पास 4 पॉइंट्स हो गए इसकी प्रॉपर्टीज़ की। अब 6 पॉइंट्स और हैं, ये हम कल वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने इसमें से जो पीछे आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं वो याद रखने हैं, और ये प्रॉपर्टी वाला है बनता तो लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। इसमें से कोई एक टर्म पूछी जा सकती है एनाइसोट्रोपी की या क्लीवेज प्लेन की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कम्प्लीट हुआ। आई रियली विश यू पीपल गेट समथिंग फ्रॉम हेयर एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।